राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, आई एम सुम्बुल शहजाद, योर टीचर। सबसे पहले राइट्स की डेफिनेशन क्या है, ये प्रोफेसर एच चेलास्की हैं, उन्होंने बताया था राइट्स के वाले से कि राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने ये बात की कि जो स्टेट है ना, वो कौन से राइट अपने लोगों को दे रही है, अपनी सिटीजन्स को दे रही है, तो आप उससे जान रहोगे स्टेट कैसी है। ठीक है, अ स्टेट इज नॉन बाय द राइट इट राइट्स इट मेंटेन। ठीक है, जो लोगों को राइट्स देती है उस वो स्टेट उस उन राइट्स से जानी जाती है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, मतलब क्वालिटी ऑफ द स्टेट आपको पता लग जाएगी राइट्स से। ठीक है, फिर राइट्स को कैसे डिफाइन किया उन्होंने, राइट्स क्या है, दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ without which no man can seek in general to himself at best। ठीक है, कि ऐसी कंडीशंस हैं सोशल लाइफ की, अगर वो ना दी जाए ना इंसान को, तो इंसान अपना सबसे बेस्ट नहीं निकाल सकता अपने अंदर से, मतलब वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी से नहीं आ सकता वहाँ। सही है, तो जितने अच्छे राइट्स, जितने बेस्ट राइट एक स्टेट आपको प्रोवाइड कर रही होगी ना, आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी डेवलप होगी, उतनी अच्छी ग्रूम होगी। ठीक है, लास्ट की कह रहे हैं, टीएच ग्रीन कह रहे हैं, राइट इज अ पावर क्लेम्ड, ठीक है, एंड रिकग्नाइज एज कंट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। अब सबसे पहले क्या है, राइट एक पावर है जो मैं क्लेम कर रही हूँ। अगर मेरा कोई हक है ना, तो मैं वो क्लेम कर रही हूँ कि ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। ठीक है, ये एक पावर है जो आप क्लेम कर रहे होते हो। और क्या है, ये ऐसी पावर है जो कि कॉमन गुड को टारगेट कर रही होती है। ठीक है, कॉमन गुड में इजाफे का बाइस बन रही होती है, या उसको मेंटेन कर रही होती है कॉमन गुड को। ठीक है, तो अगर मेरा राइट है तो मैं बोलूंगी किसी के सामने कि जी आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो है मेरी, समझ लें कि एक तरह से मेरे राइट्स में ब्रीचिंग हो रही है, तो मैं इस हवाले से खामोश नहीं बैठूंगी, तो मेरा राइट है। ठीक है, क्योंकि मेरा राइट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, so it can be said that the right are some opportunities granted by the state to its people for the development of their inner personalities। तो rights some opportunities हैं, कुछ opportunities हैं जो state कहती है कि अपने individual को कि आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे राइट्स होते हैं, लेकिन राइट्स कुछ अपॉर्चुनिटीज स्टेट दे रही है, और स्टेट अगर उन्हें ग्रांट करी है ना, तो कोई भी बंदा अगर उन राइट्स को एंजॉय कर रहा होगा ना, तो कोई लॉ उस पर अप्लाई नहीं हो सकता, कोई लॉ उसकी जो राइट है वो नहीं स्नैच कर सकता। जैसे हमने लिबर्टी में पढ़ा था, राइट टू लिबर्टी, अगर आप किसी को लिबर्टी नहीं दे रहे तो आप उसका राइट छीन रहे हो। ठीक है, और अगर आप राइट छीन रहे हो तो उसकी पर्सनैलिटी वेल डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात करें कि सम अपॉर्चुनिटीज ग्रांटेड बाय द स्टेट टू पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर इन देयर पर्सनालिटीज। फिर उसकी बात क्या कह रहे हैं कि ना, लेकिन मॉडर्न डेज में क्या हुआ है कि जो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है राइट की, के पावर है जो इंसान क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ना, वो इसको कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी राइट्स हो, जो भी क्लेम को इंसान करे वो रैशनल हो, रैशनैलिटी पे बेस करते हो। कोई भी इंसान किसी जानवर, मतलब अगर आप किसी राइट्स की बात करो तो नॉर्मली हम इंसानों को ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, वो कहते हैं कि जो जानवर इस दुनिया में रहते हैं उनके भी कुछ हकूक हैं। ठीक है, फिर जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके भी कुछ हकूक हैं। तो इस तरह वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो किसी जानवर को या फिर मतलब कत्ल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, या फिर नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उनको फायदा हो। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा एक काम खराब किया है डिफॉरेस्टेशन करके, और बहुत सारे लैंड को डिजर्टेड लैंड में चेंज कर दिया, कि डेजर्ट एरिया बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी ज़मीन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया। ठीक है, इंसान ने सिर्फ अपने वक्ती फायदे के लिए नेचर को बहुत ज्यादा तबाह किया, फिर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉज करें, हम नेचर को खराब करें। फिर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हंटिंग भी करते हैं। हंटिंग करने से बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जैसे हमारे पास स्नो लेपर्ड है, सील है, और इंडस ब्राइन डॉल्फिन है, इस तरह के जो जानवर हैं वो नायाब हो गए, उनकी कुछ ही जो है वो नस्ल बची है। और अगर इसको भी नहीं रोका कि और इंसान अपने फायदे के लिए सब कुछ करता रहा, वक्ती फायदे के लिए,
तो फिर हम इन जानवरों को देख नहीं सकेंगे, सिर्फ म्यूजियम में इनकी तस्वीरें देखेंगे, स्केलेटन्स देखेंगे। तो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट इस चीज को चैलेंज करते हैं कि इंसान सब कुछ करना इंसान का राइट नहीं है। सही है, सिर्फ और सिर्फ रैशनल चीजें करना इंसान का राइट है, जो समझ भी आ रही हो कि इंसान को फायदा पहुंचा रही है, रैशनल फायदा पहुंचा रही है, मतलब शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं पहुंचा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर अगर मैं कहती हूँ कोई मेरा क्लेम है, ठीक है, तो उस क्लेम का राइट बनने में, मतलब राइट होने में 5 कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो वो क्लेम जो है ना वो राइट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहला क्या है कि ये मेरी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा हूँ, ये जो मेरा क्लेम है ना, ये मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल हो, मेरी पर्सनालिटी में वो चीज़ ऐड कर रही है, तो वो क्लेम राइट बन जाएगा। दूसरी चीज़, सोशल गुड को प्रमोट करे, एक सोसाइटी में एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का टारगेट हो इसका, ठीक है, तो वो राइट होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, स्टेट इसको रिकग्नाइज करे, अगर स्टेट इसको रिकग्नाइज नहीं करे, ना ही प्रोटेक्ट करेगी, तो वो राइट नहीं है। चौथा क्या है, स्टेट खुद रेगुलेट करेगी, स्टेट कुछ इस तरह की अथॉरिटीज बनाएगी जो कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे पुलिस है, वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी। फाइन, ताकि कम्युनिटी जो है वो वेल डेवलप हो सके, मतलब कम्युनिटी या सोसाइटी में जो लोग डेवलप होंगे तो सोसाइटी भी डेवलप होगी। नेक्स्ट क्या है, राइट्स के लिए जो थ्योरीज है हमारे पास वो कौन कौन सी है, तो हमारे पास 4 थ्योरीज है। पहली थ्योरी क्या है, नेचुरल राइट की थ्योरी, दूसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, तीसरी यूटिलिटेरियन थ्योरी, और चौथी मार्क्सिस्ट थ्योरी। फर्स्ट के बारे में देखते हैं क्या है, नेचुरल राइट की थ्योरी क्या है। हाँ देखिए, हमने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पढ़ी है ना, तो हमने उन सब के शुरू में ये पढ़ा है कि स्टेट ऑफ नेचर होती है। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले स्टेट ऑफ नेचर होती है, जिसमें कोई सोसाइटी नहीं होती, कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं बनी होती, ना स्टेट होती है, ना ही कोई गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब जब भी हमने उन थ्योरीज को पढ़ा तो उनमें हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने क्या बातें की हैं कि कुछ नेचुरल लॉज थे और लोगों के कुछ नेचुरल राइट्स थे। ठीक है, वो नेचुरल लॉज और जो नेचुरल राइट्स थे ना, वो एग्जिस्ट कर रहे थे स्टेट ऑफ द नेचर में। ठीक है, अब वो जो नेचुरल लॉ एग्जिस्ट कर रहा था ना स्टेट ऑफ द नेचर में, वो कुछ मतलब राइट्स गारंटी कर रहा था लोगों को। वो जो नेचुरल लॉ था ना, सपोज कि मैं किसी के साथ बुरा करूंगी तो मेरे साथ बुरा होगा, नेचुरल लॉ। तो अब क्या होता है, मैं किसी के साथ बुरा करूंगी नहीं, क्योंकि किसी के साथ बुरा करना है तो किसी मेरे साथ भी बुरा हो जाएगा। तो सर्टेन लॉज थे जो सर्टेन राइट्स को इंश्योर कर रहे थे। ठीक है, और कोई बंदा जो है ना इनको वॉयलेट करने की कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि मतलब समटाइम्स हमने पढ़ा है कि कोई रिलीजन फैक्टर आ जाता था बीच में या कुछ इस तरह की चीजें, तो लोग डरते थे, लोग फेयरफुल होते थे कि मैंने ऐसे नहीं करना वरना कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। फाइन, अच्छा, अब ये जो नेचुरल राइट्स थे और लॉज थे, ये मोरालिटी पे बेसिस मैंने बताया कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना क्योंकि मेरे साथ बुरा हो जाएगा, या फिर किसी के साथ बुरा नहीं करना है क्योंकि गलत चीज है, ये बुरा है। फाइन, अच्छा, और कोई ह्यूमन अथॉरिटी, स्टेट या गवर्नमेंट ना तो इनको इंश्योर कर रही थी क्योंकि स्टेट ऑफ द नेचर था और वहां तक कोई गवर्नमेंट और सोसाइटी बनी नहीं थी, तो ना कोई गवर्नमेंट और सोसाइटी उनको कंट्रोल कर रही थी, ना ही रेगुलेट कर रही थी, ना ही कोई गवर्नमेंट और सोसाइटी आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी नेचुरल लॉज को और नेचुरल राइट्स को वायलेट करने की पावर नहीं रखती। अब देखिए, यहाँ राइट्स का गवर्नमेंट या स्टेट के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, नेचुरल राइट्स का गवर्नमेंट या स्टेट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई ना, तो इसने क्या किया, राइट्स को गवर्नमेंट का एक पार्ट बना दिया, पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट बना दिया। ठीक है, राइट्स को अब इन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ द नेचर है, नेचुरल लॉज हैं, नेचुरल राइट्स हैं, लेकिन हमने सब में देखा, जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पढ़ी थी, कि कोई ना कोई मसला होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो नेचुरल लॉज और नेचुरल राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता है इंसान से। ठीक है, वो जो नेचुरल लॉज ने इंसान को नेचुरल राइट्स दिए होते हैं वो इम्पॉसिबल हो जाता है एग्जीक्यूट करना, तो लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे होते नेचुरल राइट्स को। तब क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिविल अथॉरिटी बनाते हैं। ठीक है, वो सिविल अथॉरिटी इसलिए बनाते हैं ताकि वो जो उनके राइट्स है ना उनको
प्रोटेक्ट कर सके। तो सिविल अथॉरिटी का मेन फंक्शन क्या होता है? लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के राइट्स को, इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये राइट्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाली थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटेरियन थ्योरी। बेंथम, जेरेमी बेंथम इसके प्रोपोनेंट थे। उन्होंने क्या बात की थी कि जो भी सोसाइटी में या स्टेट में लॉज बन रहे हैं, उनका एम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो लोगों के प्लेयर में इजाफा करे और पेन में कमी करे, ठीक है, या मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, स्टेट की ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्टीमेटली वो बंदा बेंथम नेचुरल राइट्स के वाले कंसेप्ट को खत्म कर रहा है। वो कह रहा है नेचुरल राइट्स की बात ही नहीं है, सारे जो राइट्स है ना वो स्टेट के अंदर रहकर ही हो सकते हैं, ठीक है। हर तरह के जो राइट्स हैं उन्हें आप सोसाइटी, स्टेट या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से देखेंगे। सोसाइटी कुछ बना रही है लॉज, कुछ स्टेट बना रही है, कुछ पॉलिटिक्स बना रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट बना रही है, तो वो लॉज बना के कुछ राइट्स गारंटी कर रहे हैं लोगों को, और उनका मेन एम क्या है? लोगों की हैप्पीनेस में इजाफा करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जी स्टेट की ड्यूटी है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें या फिर इस तरह के अरेंजमेंट्स करें ताकि उनके राइट्स प्रोटेक्ट रहें। फाइन, ये यूटिलिटेरियन थ्योरी है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्स की बड़ी सीधी सी बात है, वो कहता है किसी भी तरह के राइट्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली आप समझ सकते हो उन लोगों के राइट्स जो कि एक वर्किंग क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट्स कैन ओनली बी अंडरस्टूड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस। फाइन। तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक और सोशल जब सेटअप है ना, तो वहाँ आप देखोगे कि अपर क्लास क्या करी और लोअर क्लास क्या करी, अपर क्लास की क्या राइट्स हैं, लोअर क्लास की क्या राइट्स हैं, ठीक है। और जैसे जैसे स्टेट का फंक्शन और स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट होता गया ना, तो ये जो राइट्स है ना, लोगों के राइट्स हैं, ये इंटेग्रल पार्ट बनता गया स्टेट का, और स्टेट का प्राइमरी कंसर्न बनता गया मार्क्सिस्ट थ्योरी के मुताबिक। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ द राइट्स। राइट्स की कितनी टाइप्स है? तो राइट्स को हमने ना दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, मॉरल राइट्स, ठीक है, और लीगल राइट्स। अब मॉरल राइट्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे राइट्स हैं जो स्टेट इंश्योर नहीं कर रही, ठीक है, स्टेट इंश्योर नहीं कर रही, और ना ही मुझे सजा मिलेगी। स्टेट जिस चीज को इंश्योर कर रही है ना, स्टेट उस पर सजा भी देगी, लेकिन ना स्टेट इन चीजों को इंश्योर करी है, ना ही स्टेट मुझे सजा देगी। लेकिन आप सब में और मुझ में भी अल्लाह ताला ने एक जमीर की आवाज रखी है, ठीक है। अब एथिकल अवेयरनेस जिस बंदे को है ना कि ये करना गलत है, ये करना ठीक है, वो अपने एक्शंस को गुड और बैड की कैटेगरीज में डिफाइन कर सकता है, सेंस ऑफ मोरालिटी है और सेंस ऑफ जस्टिस है उस बंदे में, तो क्या होगा? वो समझ सकेगा कि मॉरल राइट्स क्या है, ठीक है। जैसे मेरे अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो मैंने उनके साथ रहना, उनकी खिदमत करनी है, ये क्या है? ये उनका मॉरल राइट है मेरे पर, और मुझे इनको इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो मॉरल राइट ना ही इन्फोर्स करी होती स्टेट, ना ही कोर्ट ऑफ द लॉ, बस कस्टमरी प्रोविजंस होती कि ऐसा करना है क्योंकि ये अच्छी बात है, ये करना बेहतर है, ठीक है, ना करना बुरा है। तो सीधी सी बात है कि आप अगर इसको ब्रीच भी करोगे तो आपका अंदर से कोई जंग चलना शुरू हो जाएगी, हो सकता है आपका ज़मीर आपसे लड़ना शुरू हो जाए, लेकिन स्टेट कोई पनिशमेंट नहीं देगी आपको, आपका इनर जो पीस है ना वो डिस्टर्ब होगा बस, मॉरल राइट्स को अगर आप नहीं अकाउंट में लाते तो, ठीक है। देन क्या है? लीगल राइट्स। These rights are further divided into two categories. लीगल राइट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स क्या है कि जी स्टेट ग्रांट कर रही है, मतलब जो सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स दोनों ही लीगल राइट्स को स्टेट ग्रांट कर रही है, स्टेट ही मेंटेन कर रही है और गारंटी कर रही है, और अगर आप इसका ब्रीच करते हो तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। अब हमने देखा कि जी स्टेट जो है वो दो तरह के राइट्स आपको दे रही है लीगल राइट्स में, सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है। तो हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सिविल राइट्स क्या है? अब ये राइट्स क्या है? एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ। अगर मुझे सिविल राइट मिलेगा ना, मिलेगा, तो क्या होगा कि मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी, मैं सोचूंगी, मैं अच्छा मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनने में अपना किरदार अदा करूंगी,
ठीक है। इन राइट्स में हम देखते हैं नॉर्मली राइट लिबर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी मेनली। ठीक है, अगर ये ना हो तो सिविलाइज सोसाइटी पॉसिबल ही नहीं है। इन राइट्स में कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, हर किसी इंसान को जिंदा रहने का हक है, हर किसी को लिबर्टी दी जाए क्योंकि वो स्टेट में रह रहा है एक आज़ाद इंसान के तौर पे, वो किसी का गुलाम नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, अगर मैं स्टेट में रह रही हूँ तो मुझे, मैं वहाँ की किसी भी ज़मीन को खरीद सकती हूँ, कोई मेरे पे सैंक्शन नहीं लगा सकता कि आप ज़मीन नहीं खरीद सकती, यहाँ पे आप घर नहीं बना सकती या कारोबार नहीं कर सकती। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, कि मैं चाहे किसी भी एथनिसिटी से, रेस से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ तो मैं बाकी पाकिस्तान की शहरी हूँ जितनी इक्वल हूँ, और मुझे इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वेदर आई एम फ्रॉम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद, और आई एम शिया और सुन्नी और वट एवर आई एम। ठीक है, इक्वालिटी। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर मैं किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। राइट टू फैमिली, मैंने शादी करनी है, मैंने कितने बच्चे करने हैं, जो भी है सारा कुछ ये मेरा राइट है, मैं खुद डिसाइड कर लूँगी। ठीक है। राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, आप किसके साथ यूनियन बनाना चाहते हो या एसोसिएशन बनाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शंस, कॉन्शंस मतलब कि आप जो भी मजहब इख्तियार करना चाहो आपकी मर्जी है, स्टेट आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती अपना रिलीजन चेंज करने के लिए। ठीक है। कॉन्शियस मतलब मुझे जो मॉरलिटी, मॉरल वाइज ठीक लगता है मैं वो करूं, नहीं लगता मैं ना करूं, स्टेट मुझे कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट मुझे रिप्रेस करे तो मेरा राइट छीन रही है मेरा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं अगर मुझे पॉलिसी कोई खराब लग रही है गवर्नमेंट की तो मैं उस पर आवाज उठा सकती हूँ कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, ये काम खत्म करें। ठीक है, किस पॉलिसीज वगैरह को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये राइट है आपका सिविल राइट में। फिर लैंग्वेज एंड कल्चर, अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए, पंजाब में रहते हुए सराइकी बोलना चाहूँ, पंजाबी बोलना चाहूँ, या पंजाब में रहते हुए सिंधी, पश्तो, ये जो जबान में बोलना चाहूँ मैं बोल सकती हूँ। मुझ पे कोई सैंक्शन नहीं लगना चाहिए इस हवाले से कि भाई मैं सिर्फ उर्दू बोलूँ या पंजाब में रहते हुए मैं सिर्फ पंजाबी बोलूँ, या मैं जिस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं यहाँ लाहौर में रहते हुए अजरक पहनना चाहती हूँ या सिंधी टोपी पहनना चाहती हूँ, कुछ भी, ये मेरा कल्चर है, मैं डिसाइड करूंगी व्हाट डू आई वांट टू डू। ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अगर मैं कहीं आना जाना चाहती हूँ तो मैं आज़ाद हूँ आने जाने के लिए। ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। राइट टू एजुकेशन, ये मेरा राइट है कि मुझे अच्छी तालीम दी जाए। ठीक है, मुझे अच्छी तालीम मिले, ये अगर कोई मेरा राइट मेरे से छीन लेगा तो मेरे पे जुल्म करेगा और स्टेट उसको सजा दे सकती है। ठीक है, या मैं अगर किसी का राइट ये छीनूं तो स्टेट मुझे सजा दे सकती है। जैसे आपने देखा होगा अपने सोसाइटी में कि कुछ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लोग होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो वो उनका राइट टू एजुकेशन छीन रहे होते हैं, और ऐसे कुछ पेरेंट्स को सजा भी दी जाती है स्टेट की तरफ से, डीसी वगैरह की तरफ से, कि जी आप ये राइट उनका नहीं ले सकते। फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि मतलब आप कहीं जाके किसी के साथ बैठना चाहो, एक मतलब असेंबली में, असेंबली इन सेंस के कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब क्या कह लो, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब होता है कि आप जो है कुछ लोगों में उठ बैठ सकते हो, या आपकी मर्जी है, आप जिस तरह की अपने अराउंड गैदरिंग चाहते हो। ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स, ये पॉलिटिकल राइट्स क्या है? हमने देखा सिविल राइट्स में क्या चीजें थी कि एज अ सिविलियन मैं क्या चीजें इंजॉय कर सकती हूँ किसी भी स्टेट में रहते हुए, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स में क्या चीजें हैं कि मैं स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करूं क्योंकि मैं उसकी सिटीजन हूँ। ठीक है, मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ, मैं गवर्नमेंट बना सकती हूँ, मैं गवर्नमेंट के किसी ऑफिस का पार्ट बन सकती हूँ, ये मेरे पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, ये राइट्स तमाम लोग ना सिर्फ अपने पब्लिक और प्राइवेट कैपेसिटी में भी इंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि इसलिए भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो एक स्टेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान के शहरी हूँ तो मैं यहाँ वोट डाल सकती हूँ, मैं गवर्नमेंट बना सकती हूँ, मैं और दूसरे पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ की शहरी नहीं हूँ तो मैं ये राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मुझे सिटीजनशिप मिली है तो मैं पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सकती हूँ। फाइन। पॉलिटिकल राइट्स में कैसी चीजें हैं? राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, राइट टू पिटिशन, राइट टू डिस्कस पब्लिक पॉलिसी, राइट टू रेजिडेंस। ठीक है, ये मेरा पॉलिटिकल राइट है कि मैं अगर जिस मुल्क में रह रही हूँ वहाँ की रिहायशी बनूँ।
या मैं वहाँ पे समझ लेंगे रहाइश अख्तियार करूँ। कोई अगर जैसे मैं अब्रॉड से आई हूँ तो कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता कि जी आप वहाँ 10 साल रहकर आई हैं तो अब यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन वाइल स्टेइंग अब्रॉड। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर रह रही हूँ, यूएसए में या कहीं भी और, तो वहाँ रहते हुए भी मेरे पीछे मेरी एक कंट्री की सपोर्ट है, मुझे पता है। और वहाँ रहते हुए अगर मेरे साथ कोई जुल्म होता है तो मेरी कंट्री उससे जवाब मांगेगी कि ये हुआ क्यों है, हमारा सिटीजन वहाँ रह रहा था तो उसके साथ ये गलत क्यों हुआ है, या कोई भी इशू क्रिएट क्यों हुआ है उसके साथ। फाइन। तो राइट टू प्रोटेक्शन वाइल स्टेइंग अब्रॉड। राइट टू पब्लिक मीटिंग। तो मिल जेस मिल कहते हैं कि ना अगर एक फूल, एक बेवकूफ आदमी बोले जा रहे हैं तो किसी के पास ये हक नहीं है कि वो उसको रोके। तो आप पब्लिक मीटिंग मतलब लोगों में उठ बैठ सकते हो, ये वही बात। ठीक है, उनसे बातचीत कर सकते हो, अपने व्यूज उनके सामने रख सकते हो और उनके ले सकते हो। राइट टू पब्लिक मीटिंग। कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप घर में अब नजरबंद है, आप बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से नहीं मिल सकते। तो लोगों से मिलना भी एक पॉलिटिकल राइट है। अच्छा, तीसरी ये चीज इकोनॉमिक राइट बीच में आ गई। अब ये क्या है, हमने तो बात की थी कि जी दो ही राइट्स हैं, लेकिन ये तीसरा राइट कैसे आगे से लीगल राइट्स में। तो जी ऐसा है कि जी शुरू में होता था कि सिर्फ दो ही लीगल राइट्स थे, सिविलियन एंड पॉलिटिकल। लेकिन वक्त के साथ साथ जब समझना इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हुआ और लोगों को इस चीज़ की भी समझ आने लगी कि मतलब इकोनॉमिक राइट्स भी कोई चीज़ है, तो ये कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये आया है। इसमें क्या चीज़ें हैं, राइट टू वर्क। ठीक है, राइट एम्प्लॉयमेंट, कि मुझे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगा, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मुझे एम्प्लॉयमेंट दी जाए, काम कर सकती हूँ कहीं भी किसी भी इदारे में। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए मुझे अपने इदारे में काम देने से नहीं रोक सकता कि मैं किसी ऐसी रेस से बिलोंग करती हूँ जिसके साथ उसका पंगा है या मसला है। ठीक है, या मैं कुछ भी इस तरह का जो भी उसके क्लैशेस हैं, उसके नजरियाती क्लैशेस हैं, या कोई भी समझ लें कि मजहब के हवाले से कोई क्लैश है कि वो ज्यू है या मरजई है या फिर अ, ईसाई है, तो मुझे काम देने से नहीं रोक सकता। ठीक है, राइट टू रेस्ट। अगर काम दिया है तो 9 to 5 काम हो और बाकी उसके बाद काम नहीं हो सकता। ठीक है, राइट टू रेस्ट कि मैं मेरे साथ 24 आवर्स नहीं काम करवा सकते। राइट टू लेजर कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह भी होगा कि मैं जैसे काम कर रही हूँ तो मुझे महीने में 2 से 3 दिन, मतलब 2 से 3 दिन कह रही हूँ, एक वीक की छुट्टी मिल जाए या कुछ इस तरह का हिसाब किताब होता है। राइट टू लेजर। अगेन वो यही कह रहे हैं कि इस ये अगर राइट्स ना दिए जाए तो सिविलाइज सोसाइटी पॉसिबल ही नहीं है, और सोशलिस्ट स्टेट में इनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चार और टाइप्स के राइट्स आगे। क्लेम्ड राइट्स हैं, प्रिविलेज्ड राइट्स हैं, पावर्स और इम्यूनिटीज। तो क्लेम्ड राइट्स क्या है, ऐसे राइट्स जो मैं क्लेम कर रही हूँ, मतलब मेरे राइट्स हैं और मैं किसी दूसरे बंदे पर अपने राइट्स जो है वो क्लेम कर रही हूँ कि ये बंदा मेरे राइट्स पूरे करेगा, मेरे इसके ऊपर हक है। जैसे हमारे पेरेंट्स के हमारे पर हक होते हैं, वो क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे उनके ऊपर हक होते हैं कुछ जो उन्होंने पूरे करने होते हैं, तो क्लेम्ड राइट्स हैं। फिर प्रिविलेज्ड राइट्स। प्रिविलेज्ड राइट्स क्या होते हैं कि जैसे कि लेट मी थिंक, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मैं हूँ और मुझे वो कुछ ग्रांट्स वगैरह मिली हुई हैं जो कि किसी और बंदे को नहीं है। ठीक है, और कोई और बंदा मेरे उन राइट्स के अगेंस्ट पिटीशन वगैरह भी फाइल नहीं कर सकता, तो ये प्रिविलेज्ड राइट्स है। ठीक है, ये मुझे उनसे सुपीरियॉरिटी मिली है। फिर पावर। पावर भी कुछ इस तरह की चीज़ है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक सिनेरियो में, सपोज के जी एक ऑफिस है, उसमें मैं भी काम कर रही हूँ और कुछ मेरे सीनियर्स भी हैं, तो जो मेरा सीनियर है वो मेरे से पोजीशन में बड़ा है, ठीक है, रैंक में बड़ा है, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि मुझे बताएगा कि ये करें, ये ना करें, ये करें, ये ना करें। ठीक है, तो ये उसके पास एक्स्ट्रा राइट्स हैं और वो उसके पास पावर है। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन में एक स्पेसिफिक सीट पे रहते हुए। लेकिन मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, और अगर हमारी सीट स्विच हो जाए तो मेरे पास वो पावर आ जाएंगे, उसके पास नहीं होंगे। ठीक है,
फिर इम्यूनिटीज होती हैं। इम्यूनिटीज क्या होती हैं कि आपको, मतलब इम्यूनिटी क्या होता है, मुदाफ़ित, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या स्टेट का जो लॉ है उसके खिलाफ आप, मतलब एक मिनट रुकिए, जैसे स्टेट है उसका लॉ बना हुआ है, लेकिन अगर मुझे इम्यूनिटी है ना उस लॉ से, तो उस लॉ के मुताबिक मुझे सजा नहीं दी जा सकती। दिस इज इम्यूनिटी। तो ऐसे राइट्स क्या होते हैं कि जब हमारे डिप्लोमेट्स बाहर जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में, तो होता ये है कि वहाँ के जो लॉज है ना उन लोगों पे नहीं लग रहे होते, ठीक है। वो लोग उस लॉ की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकते। डिप्लोमेट्स अगर वहाँ पे कोई क्राइम कर देते हैं तो उस लॉ, उस कंट्री के लॉ के मुताबिक जो है वो उनका ट्रायल नहीं हो सकता, वो इम्यून है, ठीक है। तो ये कुछ 4 टाइप्स हैं, ये वैसे ही सिर्फ देखने के लिए, बताने के लिए थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर दीज ह्यूमन राइट्स? क्या होती हैं? एक इंसान होते हुए ना आपको जो राइट्स दिए गए हैं ना, सिर्फ इंसान होते हुए, वो ह्यूमन राइट्स है। अब मतलब मेरा क्या मतलब है कहने का, कि बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, और फ्रीडम है, ये सब इंसानों को दी जाएगी, चाहे उसका रंग, नस्ल, जेंडर, जात पात जो भी है, कलर कैसा है, ब्लैक है, वाइट है, वट एवर इट द कलर इज, रिलीजन कौन सा है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, जो भी है, लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, कुछ भी है, कुछ भी है, चाहे वो यूएसए से भी बिलोंग करता है या पाकिस्तान से भी बिलोंग करता है, सब बराबर, मतलब सबको एक जैसे ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स है। इन राइट्स को ना हम मॉरल एंटाइटलमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, मॉरल एंटाइटलमेंट्स। फिर क्या है कि हर इंसान को ये राइट्स मिले हुए हैं, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से राइट्स छीन नहीं सकता, ये उसको देना जरूरी है। यानी मॉरल इंटाइटलमेंट्स क्या है कि आप उसको कम से कम इंसान तो ट्रीट करो। आप ये देखो कि अगर भूख लगने से आपको जो फीलिंग आती है ना, उस इंसान को भी वही फीलिंग आती है भूख लगने से, ठीक है। तो आपने जो है उसको डिप्राइव नहीं करना उसके राइट से। दूसरा क्या है, जब स्टेट ऑफ नेचर की बात होती है और नेचुरल राइट्स की बात होती है ना, तो वहां से ह्यूमन राइट का कंसेप्ट आया, क्योंकि तब भी तो कुछ राइट्स थे ना, हालांकि स्टेट या गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी जो इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, नेचुरल राइट्स को रेगुलेट कर रही थी, फिर भी राइट्स थे। तो वो तकरीबन समझते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स ही तो थे जो नेचुरल राइट्स थे। फिर क्या है, ह्यूमन राइट्स का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जाके गॉड और रिलीजन्स भी मिलता है। जैसे हम अगर देखें ना, तो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि जी जिसने एक इंसान को कत्ल किया, मासूम इंसान को, उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया। तो राइट टू लाइफ तो हर इंसान का है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे। और हमारा रिलीजन हमें ये बता रहा है कि सब इंसान इंसान ही है। अब ये ना समझे कि वो इंसान कोई जानवर है, ठीक है। तो ये बात है। थॉमस जेफरसन ने भी कहा कि इन राइट्स का जो कंसेप्ट है ना, रिलीजन या गॉड से निकला है। थॉमस जेफरसन यूएसए का बहुत बड़ा एक नाम है, प्रेसिडेंट थे। देन एब्सोल्यूटनेस है इन राइट्स की, और बहुत सारे लोगों ने इस पे स्ट्रेस दिया है। यूएन में भी ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन पे बहुत सारी पिटीशन वगैरह फाइल की जाती है। जैसे हम जो है कश्मीर का शूटिंग ग्राउंड पर है, हम ये कह रहे हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत से लोग इस चीज पे स्ट्रेस देते हैं कि आप इंसान को सिर्फ इंसान समझ लें और कुछ भी ना समझो, ठीक है। और ये राइट्स जो है ना स्टेट की सुवरेनिटी को भी चैलेंज करते हैं। अब स्टेट की सुवरेनिटी पावर को कैसे चैलेंज करते हैं? स्टेट के पास पावर है कि वो किसी इंडिविजुअल को मतलब रिकग्नाइज करना भी चाह रही है अपने सिटीजन के तौर पे या नहीं, या उसको इंसान भी रिकग्नाइज करेंगे या नहीं, ठीक है। तो स्टेट की सुवरेनिटी को राइट्स चैलेंज करते हैं। जब हमने चैलेंज टू सुवरेनिटी पढ़ी तब हमने देखा था कि ह्यूमन राइट्स आर चैलेंज टू सुवरेनिटी। अब देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो चाह रही है कि कश्मीरी की ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे, और वो वायलेट कर रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज है ना, वो इस चीज के ऊपर प्रेशराइज कर रही है कि कम से कम आप इनके इंडिविजुअल और ह्यूमन राइट्स ना लें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्यूटीज। छोटा सा ही बिल्कुल। ड्यूटीज क्या है, कुछ ऑब्लिगेशंस है एक इंसान की दूसरे इंसान की तरफ या स्टेट की तरफ, ठीक है। और एक इंसान को ये लाजमी लाजमी पूरी करनी होती है।
राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से हमेशा हमेशा एसोसिएटेड हैं, और एक बंदे का क्लेम होता है, अगर जैसे एक बंदे का क्लेम है, राइट है ना, तो दूसरे बंदे की ड्यूटी होती है। तो हम नॉर्मली हकूक व फराइज के हवाले से इस्लाम में पढ़ते होते हैं। इसी एक बंदे का हक दूसरे बंदे का फर्ज होता है, ठीक है। जैसे हमारे माँ बाप का फर्ज है कि वो हमें नर्चर करें और मतलब फूड और शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करें, तो ये हमारा उन पे हक है, ठीक है, कि वो हमें सारी चीजें दें। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों एक ही चीजें हैं बट सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल। मेरा हक उनका फर्ज, उनका हक मेरा फर्ज, ठीक है, और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो दो तरह के राइट्स हमारे पास, सॉरी ड्यूटीज है हमारे पास, मॉरल ड्यूटीज एंड लीगल ड्यूटीज। अब रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में कि जी द राइट ऑफ अ पर्सन वन इज रिलेटेड टू द ड्यूटी ऑफ द अदर। सिंपल सी बात है कि जी अगर मेरा कुछ हक है ना, तो उस बंदे को वो मेरा हक निभाना फर्ज है, ठीक है। तो एक बंदे का राइट रिलेटेड क्या है, दूसरे बंदे की ड्यूटी से रिलेटेड है, कि उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है, उसका फर्ज हो जाता है, ठीक है। फिर अगेन तकरीबन वही बात इन अदर वर्ड्स मैंने लिखी कि द ड्यूटी ऑफ वन पर्सन इज द राइट ऑफ अनदर पर्सन, कि एक बंदे की अगर कोई जिम्मेदारी है ना, तो वो मेरा हक हो जाती है, ये मेरा हक है, तो दूसरे बंदे की जिम्मेदारी हो जाती है, फर्ज हो जाता है। देन क्या है, स्टेट के भी तो कुछ हकूक फराइज हैं। तो स्टेट क्या करती है, कुछ राइट्स हमें ग्रांट करती है इंसानों को, हम जो उसके सिटीजन हैं, क्योंकि हमने शनाख्ती कार्ड बनवा लिया पाकिस्तान का, इसलिए तो हमें कुछ राइट्स मिल जाते हैं, और इसके रिटर्न में स्टेट हमसे कुछ ड्यूटीज डिमांड करती है। जैसे कि अगर अगर स्टेट ने हमें कुछ राइट्स दे दिए हैं, कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम इलेक्शन में वोट डालें और अच्छे लोग ऊपर लेकर आए, ताकि सोशल गुड को प्रमोट किया जा सके। और फिर सोशल गुड को प्रमोट करने में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम टैक्स पे करें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, और हमारा फर्ज बन जाता है कि हम दूसरों की मदद करें जो स्टेट में मौजूद है, स्टेट का जो डाउन प्रोडन तबका है, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमें सर्टेन राइट्स मिल रहे हैं, उन राइट्स को हम यूज करके स्टेट को और बेहतर बना सकते हैं। देन क्या कह रहे हैं, दिस इट इफ द स्टेट प्रोटेक्ट्स मी इन द एंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन राइट्स, इट इज माई ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। अगर स्टेट मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, मैं जी रही हूँ, मुझे लिबर्टी है पब्लिक पॉलिसी पे जो है क्रिटिसाइज करने की और इस तरह की बातें, तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं कुछ स्टेट के लिए भी तो करूं। मैं वोट डालूंगी लाजमी, मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आऊंगी जो स्टेट के साथ सिंसेयर होंगे, ठीक है। मैं अपने जो काम कर रही हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ एज अ ऑफिसर, तो मैं अपनी सारी ड्यूटीज को बहुत अहसन तरीके से निभाऊँ, ताकि मैंने स्टेट का भला हो, क्योंकि स्टेट ने मुझे इस तरह के जो है राइट्स दिए, ठीक है। तो ये सारा राइट्स एंड ड्यूटीज का था कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा।